फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में नए जुड़े हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करना एंड येस अपने अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना। इस वीडियो के माध्यम से मैं अपना नज़रिया आप सबके साथ शेयर करती हूँ, बट मैं ये भी जानती हूँ कि हर इंडिविजुअल की अपनी एक खुद की सोच होती है, खुद का एक नज़रिया होता है, इसीलिए आप लोग अपना नज़रिया कमेंट सेक्शन में शेयर ज़रूर करिएगा। उसी के साथ साथ नीचे एक बेल नोटिफिकेशन है, उसको ज़रूर हिट कर देना, क्योंकि बहुत बार मैं लाइव आती हूँ या मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करती हूँ तो काफ़ी कमेंट्स ऐसे आते हैं जिन्हें पता ही नहीं चलता कि मैंने कब वीडियो डाल दी। तो उसके लिए आपको सबसे पहले बेल नोटिफिकेशन ऑन करना है, उसके बाद आपको वीडियो की तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो कंट्रोवर्सी को ख़त्म करने की पूरी कोशिश चल रही है दोनों देवरानी जेठानी की, लेकिन जेठानी जी को उनके भाई की शादी भी ठीक से एंजॉय नहीं करने दी जा रही है। पहले सिर्फ ससुराल से रिलेटेड टारगेट किया जा रहा था, लेकिन अब जेठानी जी के मायके को टारगेट करने की बारी आ चुकी है। जी हाँ, आज इस रिएक्शन वीडियो में इसी से रिलेटेड बात करने वाले हैं, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो आप जानते ही हैं कि कामनी अपनी भाई की शादी की तैयारियों में किस तरीके से खुशी से शरीक हो रही है, लेकिन उसी के तहत उसके इतने पॉजिटिव व्लॉग्स बनने के बाद भी कुछ नेगेटिव लोग उसकी फैमिली को अब टारगेट करने लगे हैं, जहाँ पे उसकी फैमिली के ऊपर अब ये उंगलियाँ उठाई जा रही हैं कि बेटी के साथ अगर इतना कुछ बुरा हो रहा था या इतना कुछ गलत हो रहा था तो क्यों कामनी के पेरेंट्स ने कभी भी अपनी बेटी के लिए कोई स्टैंड नहीं लिया या अपनी बेटी के लिए कभी कोई आवाज़ नहीं उठाई, और अभी भी कैसे साइलेंट बैठे हुए हैं। मैंने जैसे कि बोला कि हर मानसिकता के हमारे इर्द गिर्द में लोग होते हैं, लेकिन मैं ऐसे पेरेंट्स को समझदार पेरेंट्स बोलूँगी जो बेटी की घर गृहस्थी में अपनी नाक या अपनी उंगली नहीं घुसेड़ते अनटिल अनलेस कि बहुत ज़्यादा उनको लगे कि हाँ अब हमारे को बोलने की बारी आ गई है। कामनी के पेरेंट्स ने मुंह ना खोलते हुए यहाँ पर भी अपनी बेटी के घर को बचाने की कोशिश करी है, और मैं हमेशा से यही बेटी के पेरेंट्स को बोलती हूँ कि जितना हो सके अपने घर की बेटी को अपने घर के मुद्दे खुद इंडिविजुअल सॉल्व करने के लिए छोड़ देना चाहिए। जिस दिन आपकी ज़रूरत पड़ेगी, हर बेटी को पता होता है कि उसका मायके, उसकी फैमिली उसके साथ हमेशा साए की तरह खड़े हैं, लेकिन हर छोटी छोटी बात में ससुराल के मुद्दों पे मायके वालों का इंटरफेरेंस होना नहीं चाहिए। और बहुत घर में इस इंटरफेरेंस की वजह से ना चीज़ें बिगड़ती हुई आप लोगों ने खुद विटनेस की होगी। तो अगर इतनी सारी बातों के बीच में भी, इतनी सारी वीडियो के बीच में भी, सोशल मीडिया पे भी इतनी बेइज्जती के बाद भी, अपने बारे में इतनी सारी बातें सुनने के बाद भी वहाँ से कामनी के पेरेंट्स का कोई स्टेटमेंट नहीं आ रहा है या वो लोग कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, तो ये उनकी समझदारी भी है। यहाँ पे वो अपने आप को इज़्ज़तदार फैमिली भी दिखा रहे हैं। एक इज़्ज़तदार फैमिली होने के नाते उन्होंने सोशल मीडिया पे कुछ भी बोलना ज़रूरी नहीं समझा। इनफैक्ट उन्होंने तब भी कुछ भी बोलना ज़रूरी नहीं समझा था जब शादी में ये सब ड्रामा क्रिएट हुआ था। उन्होंने अपने साइड से सिर्फ साइलेंस पकड़ लिया था, क्योंकि जब आप गर्मा गर्मी में चार बातें बोलते हो तो आपको भी नहीं पता होता कि आपके मुंह से क्या बातें निकल जाए। तो उन्होंने वहाँ पे चुप्पी बरत ली थी, और इस चीज़ को मैं समझदारी ही बोलूँगी कि कभी कभी कुछ चीज़ें समय पर छोड़ देनी चाहिए और समय के साथ साथ चीज़ें ठीक भी होती हैं। तो इस तरीके से पेरेंट्स को टारगेट करने की ज़रूरत नहीं है, या मैं ये बोलूँ उनको भड़काने की या प्रोवोक करने की ज़रूरत नहीं है, इस बात का हवाला देके कि आपने अपनी बेटी के लिए स्टैंड नहीं लिया। ये उनके पेरेंट्स के ही संस्कार उनकी बेटी के अंदर हैं कि उनकी बेटी भी इज़्ज़त बचाने की कोशिश कर रही थी और पेरेंट्स अभी तक इज़्ज़त बचाए हुए हैं। वरना किस पेरेंट को बुरा नहीं लगता या किस माता पिता को बुरा नहीं लगता जब उसकी बेटी की सोशल मीडिया पे इस तरीके से बदनामी की जाती है या किसी भी बेटी को टारगेट किया जाता है, तो हर माता पिता को बुरा लगता है। हर माता पिता चाहते हैं कि हम अपने बच्चे के लिए खड़े हों, लेकिन अगर इस पूरी कंट्रोवर्सी के दौरान देवरानी जेठानी के पेरेंट्स ने आके कुछ नहीं बोला है, इस चीज़ के बारे में रिएक्ट नहीं किया है, तो इसी वजह से पेरेंट्स को जज ना किया जाए। उनके घर में शादी का माहौल है, वो लोग अपनी शादी के कार्यों में बिजी हैं, तो इस तरीके से पेरेंट्स को जज ना करें। चलिए, ये तो बात पेरेंट्स को जज करने थी, लेकिन मायके में भी फूट पड़ाने की
पूरी कोशिश की जा रही है। बस ये करने की कोशिश की जा रही है कि अब किसी भी तरीके से भाभी और ननद के रिश्तों में भी फूट डाल दी जाए और ये दिखा दिया जाए कि सारी की सारी कमियां जो है वो कामनी के अंदर है, ससुराल से भी निकाल दिया गया और अब बहुत जल्दी वक्त आएगा कि मायके से भी इसको भगा देंगे। इस तरीके के कमेंट मैंने लिटरली उनके कमेंट सेक्शन में पढ़े हैं। तो यहाँ से सामने वाले हेटर्स की इंटेंशन समझ में आ रही है कि अब ये कमेंट्स करने का जो उनका मोटिव है वो ये है कि अब मायके में फूट पड़ जाए, भाभी ननद के रिश्ते खराब हो जाए। आपने देखा होगा कि जब से वो वहाँ पे गई है, दोनों भाभी ननद व्लॉगिंग कर रहे हैं, भाभी भी व्लॉगिंग में कंट्रीब्यूट कर रही है, लेकिन फिर भी भाभी के एक एक रिएक्शन पे टिप्पणियां करी जा रही है कि देखिए पूजा जो है इंटरेस्टेड नहीं है, फिर भी उसको ज़बरदस्ती लिया जा रहा है। देखिए पूजा तो फुल इग्नोर कर रही है, फिर भी उसको ज़बरदस्ती लिया जा रहा है। और तो और आज कार वाले सीन का इतना बड़ा मुद्दा बना दिया गया जस्ट बिकॉज कार की फ्रंट सीट पे कामनी अपने भाई के साथ बैठ गई, उसको भर भर के ऐसे क्रिटिसाइज कर रहे हैं जैसे कि फ्रंट सीट पे बैठने का हक सिर्फ हस्बैंड के साथ उसकी वाइफ का ही होता है। फैमिली का कोई भी मेंबर फ्रंट सीट में कोई अपने भाई के साथ नहीं बैठ सकता, या कोई अपने पिताजी के साथ नहीं बैठ सकता, या कोई किसी के साथ नहीं बैठ सकता। फ्रंट सीट में बैठने का हक सिर्फ पति और पत्नी का होता है। कहाँ से ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस लेके आते हो और कहाँ से इतनी इतनी बातों को पकड़ के बैठ जाते हो, ये सब दिखा, लेकिन ये नहीं दिखा कि कार के अंदर वो लोग कितने खुश हैं, कितना हंस बोल रही हैं। जब घर के मेंबर्स को कोई तकलीफ़ नहीं है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ज़बरदस्ती के उनके दिमाग में ये जो थॉट्स हैं वो डालने की कोशिश करी जा रही ताकि किसी भी तरीके से अब टारगेट किया जाए मायके को, ताकि किसी भी तरीके से कामनी का अब मायके जाना रोक दिया जाए। तो एक कमेंट मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ जहाँ पे ये मोहतरमा कहती हैं, किसी का हस्बैंड आके बैठा है तो आपके पीछे बैठा देती हो, कितनी गंदी तुम्हारा सोच काम नहीं तुम्हारे साथ, हम तो तुम बर्दाश्त करी, कहीं पे अपना ही शासन दिखाती हो, हर समय आगे बैठने का शौक़ रखती है। उसका पति आगे बैठा है तो उसको शौक़ नहीं है आगे बात करने का, उसका पति आगे बैठे का शौक़ नहीं गया बैठने का। अरे सुंदर आदमी आ गया बेटा तो अच्छा लगा, तुम्हारे जैसा बेसुरा दर्द में क्यों आगे बैठ गया। तुम्हारी पूजा भाभी कितनी सुंदर लगती है। पहले तो इनको ठीक से लिखना नहीं आता, इन्होंने जो भी लिखा है ना, आड़ा तिरछा ऊपर नीचे क्या लिखा है, खैर समझ में आ गया कि लिखा क्या है, लेकिन प्लीज़ किसी को बोलने से पहले आपको लिखना सीखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इनका बोलने का मतलब यह है कि जब देखो इसको आगे बैठने का रहता है शौक़, और भाभी इतनी सुंदर है, खुद इतनी बदसूरत है और फ्रंट सीट पे बैठ जाती है, भाभी को आगे नहीं बैठाती है, इसके शौक़ नहीं ख़त्म हो रहे हैं। तो भैया फ्रंट सीट में बैठने का मतलब सिर्फ सुंदरता ही देखनी होती है, या सिर्फ सुंदर लोगों को ही फ्रंट सीट में बैठने का हक है, या सिर्फ हस्बैंड के साथ वाइफ ही फ्रंट सीट में बैठ जाती है। तो ऐसे मानसिकता के लोगों के लिए मैं क्या बोलूं कि किस तरीके से फैमिली के अंदर डिस्प्यूट डालने की कोशिश की जाती है। मान लो भाभी के अंदर ऐसा कोई थॉट आ भी नहीं रहा हो, वो इतना सोच भी ना रही हो, वो एकदम चिल बैठी हो पीछे, लेकिन फिर भी इस तरीके से उनके दिमाग में बीज बोने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि भाभी ननद की बॉन्डिंग बर्दाश्त नहीं हो रही है। किस तरीके से उनके बीच में फूट डलवाई जाए ये कोशिश नज़र आ रही है यहाँ पे तो मेरे को इन कमेंट करने वालों की। उसके बाद जैसे कि मैंने बोला कि पेरेंट्स को टारगेट किया था, तो उसके लिए भी एक कमेंट आया था कि कामनी आपके पेरेंट्स एंड हस्बैंड ने आपके देवर से, सास से कुछ क्यों नहीं कहा, उन्होंने आपके और आपकी फैमिली की इतनी इंसल्ट क्यों कर दी। खैर इसका जवाब मैं आपको पहले ही दे चुकी हूँ, लेकिन उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि बार बार मैंने पिछले वीडियो में भी बोला था दंतुली दंतुली करके ये जो है उसे बॉडी शेम करते हैं, उसको चिढ़ाते हैं। पहले एग्जैक्टली मुझे इस बात का पता नहीं था, इस वर्ड का मीनिंग पता नहीं था, बट थैंक्स फॉर द ऑडियंस कि उन्होंने मुझे इस बात का मीनिंग बताया कि क्यों उनको ये सब चीज़ें बोलते हैं। तो अभी भी ये बॉडी शेमिंग वाले जो कमेंट्स हैं ना, ये ख़त्म नहीं हो रहे हैं। अब इन लोगों को मैं क्या बोलूँ, मुझे ऐसा लगता है कि जो ये बॉडी शेमिंग करने वाले लोग होते हैं ना, ये ऐसे हैं कि इनके अंदर कोई दाग ही नहीं है।
इनके अंदर कोई कमी नहीं है। इनको ऊपर वालों ने सर से लेकर पैर तक बिल्कुल पिक्चर परफेक्ट बना के भेजा है। ये वो लोग हैं, अरे यार चांद में भी दाग होता है लेकिन फिर भी चांद को खूबसूरत ही कहा जाता है, समझे, क्योंकि वो अंधेरे में रोशनी का काम करता है। तो यहाँ पे भी चांद की सूरत से ज़्यादा चांद की सीरत लोग देखते हैं। तो आप लोग कौन से ज़माने में जी रहे हो? तो यहाँ पे कमेंट किया है, आंटी जी आपके दांत को ब्रेसेस लगाओ, गिर जाएंगे, मसूड़ों को भी ठीक कर लो। अच्छा, तो मुझे लगता है कि आपने ज़्यादा ही डेंटल का कोर्स किया हुआ है, तो आप ही बता दो कि मसूड़ों को किस तरीके से ठीक किया जाता है और किस तरीके से दांतों को ब्रेसल तो आप लगा लोगे, उससे दांतों को अंदर भी चलो मान लो कर लोगे, तो मसूड़ों को कैसे गायब करोगे अपने मुंह के अंदर से? अगर भगवान ने आपको इसी नाक नक्शे के साथ भेजा है तो आप कैसे इसको ठीक कर लोगे? अगर ऐसे ही प्राकृतिक चीज़ों के ऊपर इंसान का जोर हो तो फिर तो हर इंसान अपने आप को ठीक कर ले, अपने अंदर की कमियां ठीक कर ले। तो किसी की भी बॉडी शेमिंग करने से पहले या किसी के भी रंग रूप नाक नक्श पर टिप्पणी करने से पहले एक बार ज़रूर, खासकर ये बोलने वाले लोग, आईने में अपनी सूरत देख के ज़रूर आ जाया करो, ठीक है। तो वो जो सूरत, जिस सूरत का आप घमंड करते हो या जिस सूरत पे आप दूसरे को गंदा गंदा बोलते हो, ऐसा ना हो कि आपके ही परिवार में ऐसा कोई बदसूरत कभी आ जाए कि आप फिर शर्म के मारे नज़रें भी ना उठा पाओ। तो इस तरीके से कभी किसी की बदसूरती, खूबसूरती, किसी के अंदर कोई कमी, इन सब चीज़ों से लाइफ में आगे बढ़ो। उसके अंदर की टैलेंट को देखो, उसके अंदर की अच्छी चीज़ को नोटिस करो। ये शक्ल सूरत से भी आगे बढ़ो, ज़िंदगी में बहुत कुछ रखा है लाइफ में। तो 100 बात की एक बात, मुझे तो ये समझ में आ रहा है कि अब कोशिश की जा रही है कि ननद भाभी के बीच में किस तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट करवाए जाए। और ये पहले दिन से ही चीज़ें शुरू हो गई थी। जिस दिन से, पहले दिन से ही व्लॉग आया था, उसी दिन से मैंने नोटिस कर लिया था कि किस तरीके से ये बोला जा रहा है कि जो इनकी भाभी हैं, यानी कि जो भाई की वाइफ है, वो बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है व्लॉग में, हंस नहीं रही है, ज़बरदस्ती उनको लिया जा रहा है। और अब तो गाड़ी वाली एक छोटी सी चीज़ का इतना बड़ा मुद्दा बना दिया गया। खैर, इस गाड़ी वाली चीज़ पे भी कामनी ने रिप्लाई किया है और मैंने बोला कि कामनी की ये बहुत अच्छी चीज़ है कि वो नेगेटिव कमेंट्स को डील करती हैं, उनसे बात करती हैं और अपनी बात रखती हैं। तो जब ये गाड़ी वाला मुद्दा क्रिएट करने की कोशिश की गई कि भैया पीछे बैठ जाया करो, आगे जम के सीट पे मत बैठा करो, तो कामनी ने बोला कि मुझे पिछली सीट पे बैठ के वॉमिटिंग होती है। आई थिंक ये बहुत जस्टिफाई आंसर है, एक अच्छा खासा आंसर है और इस आंसर के बाद मुझे नहीं लगता कि और किसी सवाल की ज़रूरत होगी। ऐसे बहुत से लोग होते हैं जिनको पीछे बैठ के इमोशंस फील होते हैं, इसीलिए वो फ्रंट सीट पे बैठते हैं। मैं खुद पर्सनली बताती हूँ कि मैं खुद भी कभी कार की पिछली सीट पे नहीं बैठ पाती। मैं भी प्रेफर यही करती हूँ कि मैं फ्रंट सीट पे बैठूँ अनटिल अनलेस कोई बहुत ज़्यादा मजबूरी ना हो जाए, वरना मैं फ्रंट सीट पे ही बैठती हूँ। अगर कभी मुझे कैब भी करनी पड़ जाती है कहीं के लिए तो भी मैं फ्रंट सीट पे बैठना ही प्रेफर करती हूँ, क्योंकि मुझे कंफर्ट भी लगता है और वाकई में मुझे भी मोशंस की प्रॉब्लम होती है अगर मैं भी बैक सीट पे बैठूँ। तो छोटी छोटी चीज़ों का मुद्दा बनाना ख़त्म कर दो, उसको उसके भाई की शादी तसल्ली से इंजॉय करने दो। अब घर में कलेश डालने का रीज़न मत बनो। एक लड़की का ससुराल ऑलरेडी बिगड़ा हुआ है, वो वहाँ की चीज़ों को समेटने की, भूलने की, ठीक करने की कोशिश कर रही है। वहाँ पे अब आप एक बेटी का मायके छीनने की कोशिश मत करो, उसके मायके में दरार पड़ाने की कोशिश मत करो, उसके पेरेंट्स को प्रोवोक करने की कोशिश मत करो, वहाँ पे उसके रिश्ते ख़राब करने की कोशिश मत करो। आप सब भी एक परिवार, एक फैमिली से आते होंगे, तो अपने आप को उनकी जगह रख के देखो कि जहाँ पे आप ये सोचें कि ससुराल का बिल्कुल साथ छूटा हुआ है, ऑलरेडी एक इंसान कितना ज़्यादा टूटा हुआ होता है, वहाँ पे अगर मायके में आके उसको थोड़ी सी खुशियाँ मिल रही हैं, ज़िंदगी भर तो वहाँ नहीं रहने वाली ना, वापस ससुराल ही जाएगी। तो जितने दिन वहाँ पे है उसको उतने दिन सुकून से रहने दो, उसके मायके वालों को टारगेट मत करो, फैमिली में झगड़ा करवाने की कोशिश मत करो। मैं अपनी साइड से बस यही बोलना चाहूँगी। ये था आज का एक रिएक्शन, आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड यस कमेंट सेक्शन में अपनी अपनी राय, अपने अपने सजेशन ज़रूर शेयर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।